हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के सेकंड पेपर को कवर करेंगे। फर्स्ट पेपर का भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, जिसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। सेकंड पेपर है आपका मानव विकास सिद्धांत एवं वर्तमान प्रवृत्तियाँ, जिसमें 33 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसको हम सीरियल वाइज इस वीडियो में कवर करेंगे। देख लीजिए, इसमें 33 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसको हम सीरियल वाइज 1, 2, 3 करके सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मानव विकास की परिभाषा, जिसका उत्तर है हरलाक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है, उसके अंदर अनेक प्रवृत्तियां और इच्छाएं जो है वो प्रकट होती जाती हैं। मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। विकास की प्रक्रिया जो है वो शेषावस्था से लेके आपके प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, जब तक वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता है। सेकंड प्रश्न है आपका मेसो सिस्टम, जिसका उत्तर है मेसो सिस्टम वह है जहां व्यक्ति के व्यक्तिगत माइक्रो सिस्टम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह माता पिता, शिक्षक, दोस्त आदि के मध्य संबंधों की अतः क्रिया का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है आपका मैक्रो सिस्टम वृहद मंडल, जिसका उत्तर है ब्रोन फेनब्रेनर के द्वारा बताए गए स्तरों में यह सबसे बड़ा स्तर है। इस स्तर में सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक शिक्षा, गौरव गाथा, कहानियां आदि का योगदान होता है। इसके साथ बालक किस जाति में पैदा हुआ है या लालन पालन हुआ है, ये सभी तत्व मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न है आपका बीजावस्था, जिसका उत्तर है यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, परंतु और अंदर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है। पांचवा प्रश्न है पेराप्रेकिसस। पेराप्रेफिडस को फ्रायडियन गलती भी कहते हैं। आमतौर पर बोलने या लिखने में या छोटी मोटी दुर्घटनाओं या याददाश्त में कमी आदि में देखी जाने वाली एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती को पेराप्रेकिसस कहते हैं। आम भाषा में इसे जुबान का फिसलना कह सकते हैं। इसे अवचेतन मन की भावनाओं को प्रकट करने वाली भूल के नाम से भी जाना जाता है। अचानक जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें लड़बड़ा जाते हैं, इसी को ही हम लोग पेराप्रेकिसस के नाम से भी जानते हैं। छठवां प्रश्न है क्रोनो सिस्टम, जिसका उत्तर है ब्रो फेनब्रेनर के अनुसार, इन्होंने अपने अनुसार व्यक्त किया है यह एक अस्थायी स्तर है या तेजी से बदलता है और किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध या देश की आर्थिक स्थिति को संदर्भित कराता है। क्रोनो शब्द समय का संदर्भित कराता है। क्रोनो सिस्टम ब्रोफेन ब्रेनर के परिस्थितिकी मॉडल का अंतिम स्तर है जो किसी भी व्यक्ति के विकास को आकार देने में समय की भूमिका पर केंद्रित है। सातवां प्रश्न है जेडपीडी को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हम लोग को जेडपीडी को परिभाषित करके लिखना है। जेडपीडी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, इन्होंने अपने अनुसार वाइगोत्स्की जो है उन्होंने अपने अनुसार इसे किस प्रकार परिभाषित किया है, बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाता है जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वे बेहतर
सोचते एवं सीखते हैं। यह इस बात के बीच के स्तर को दर्शाता है कि एक फलक बिना किसी की सहायता के क्या कर सकता है और सहायता के साथ भी क्या कर सकता है। 8वां प्रश्न है, सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था प्राकृतिक अवस्था। हाबस या तर्क देते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में किसी व्यक्तियों को अपने जीवन के संरक्षण के लिए अपने विवेक के अनुसार जो कुछ भी आवश्यक लगता है उसे करने की प्रक्रिया अधिकार प्राप्त होता है। सामाजिक समझौते के कारण लोग प्राकृतिक अवस्था से बच्चे के योग बनते हैं। 9वां प्रश्न है, समझन से क्या तात्पर्य है? समझन का अर्थ है पूर्व अनुभव की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभव का आत्मीकरण, अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने के बालक के पूर्व अनुभव भी सहायता होते हैं जो समंजस कहलाते हैं। 10वां प्रश्न है, इरिकसन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की आवश्यकताएं बताई। इरिकसन ने जो है वो मानव सामाजिक सिद्धांत की आवश्यकताएं कैसे बताए हैं, तो इसको हम लोग को यहाँ पे देखना है। इरिकसन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार हैं। देखते हैं हम लोग। पहला जो है विश्वास अविश्वास अवस्था, दूसरा है स्वायत्ता शक की अवस्था, तीसरा है पहल दोष की अवस्था, चौथा है परिश्रम हीनता की अवस्था, पांचवा है पहला भ्रांति की अवस्था, छठवां है आत्मीयता अलगाव की अवस्था, सातवां है जननकता शिथिलता की अवस्था, आठवां है संपूर्णता निराशा की अवस्था। 11वां प्रश्न आपका है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो में हम लोग को 33 प्रश्न देखने हैं। 11वां प्रश्न को देखते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मनोविश्लेषणवादियों की एक अवधारणा है जो माता और पुत्र के बीच यौनाकर्षण से संबंधित है। इसके अनुसार पुत्र का माता की ओर संवेगात्मक तथा कामुक आकर्षण रहता है। 12वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मनोविश्लेषणवादियों की एक धारणा है जो पिता और पुत्री के बीच यौनाकर्षण से संबंधित है। इसके अनुसार पुत्री का पिता की ओर संवेगात्मक तथा कर्मानुक्रामुक प्रकार का आकर्षण होता है। 13वां प्रश्न है फ्रायड के अनुसार मन के कितने प्रकार हैं? नाम लिखिए। फ्रायड के अनुसार हम लोग को मन के कितने प्रकार हैं उसका नाम लिखना है। फ्रायड के अनुसार मन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? पहला है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वां प्रश्न है आपका सामाजिक अधिगम क्या है? दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसके द्वारा व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। 15वां प्रश्न है अवधान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। जिस चीज को हम सीखते हैं अगर उसको हम आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसी को अवधान कहते हैं। व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक, लोकप्रिय और रोचक होना चाहिए। जिसका परिभाषा लिखते हुए वुंट के अनुसार, वुंट ने कहा है अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीप चेतना के सीमा प्रदेश में चेतना के केंद्र में आता है। हेबप के अनुसार, हेबप ने कहा है अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है जो संवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार से पुनर्बल का कार्य करती है तथा अधिगम से बहुत अधिक प्रभावित होती है। 16वां प्रश्न है आपका पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। दूसरा है प्राथमिक पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन।
17वां प्रश्न है आपका, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है? इसका उत्तर है, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है मुक्त संवेदीय अवस्था, दूसरा है पेशीय गुद अवस्था, तीसरा है गतिमान लैंगिक अवस्था, चौथा है परिसुत्थित अवस्था, पांचवा है किशोरावस्था, छठवां है प्रारंभिक वयस्कावस्था, सातवां है मध्य वयस्क अवस्था, आठवां है विकसित वयस्क अवस्था। 18वां प्रश्न है आपका, संज्ञात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। संज्ञात्मक विकास को हम लोग को परिभाषित करना है। तो संज्ञात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। संज्ञात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। 19वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की आवश्यकताओं के नाम लिखिए। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला अवस्था जो है संवेदीय पेशीय अवस्था है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। 14वां है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। 33 प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में पढ़ने हैं, तो जिसमें से 20वां प्रश्न है आपका, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का नाम बताइए। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध को माना है। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। इसके अन्य नाम इस प्रकार हैं। पहला है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, दूसरा है प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत और चौथा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सेकंड पेपर में आपका 33 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से 10 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। 33 प्रश्न में से 10 प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, नैतिक दुविधा किसे कहते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा वो होती है जब हम कोई भी निर्णय लेने में समस्या करते हैं। कोई भी निर्णय आ जाता है हमारे सामने जिसको हम सही से नहीं चुन पाते हैं कि ये सही है या गलत है, उसी को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। 22वां प्रश्न है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अपने नैतिक सिद्धांत में नैतिक विकास का व्यावसायिक अध्ययन किया है। 23वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के कितने स्तर हैं? नैतिकता के कितने स्तर हैं वो हमको देखना है। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार हम लोग को देखना है कि नैतिकता के कितने स्तर हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के 6 स्तर हैं। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, जिसमें ए और बी आता है। ए है बाहरी सत्ता पर आधारित, बी है व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, इसमें भी आपका ए और बी आता है। ए है आपका अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, इसमें भी आपका 2 आता है, ए और बी। ए है सामाजिक अनुबंध उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। बी है आपका सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन।
24वां प्रश्न आपका है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। व्यक्तित्व को हम लोग को परिभाषित करना है। व्यक्तित्व व्यक्तियों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक संरचना का योग है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तियों की सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक संरचना का योग है, जो इच्छाओं, रूढ़ियों, आदर्शों, व्यवहारों, तौर तरीकों, ढंगों, आदतों, स्वभावों तथा लक्षणों के रूप में प्रकट किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार, इन्होंने अपने अनुसार व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता की व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड के अनुसार इन्होंने लिखा है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वेलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित गुणों का योग है। 25वां प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? जिसका उत्तर है, यह विकास की 7वीं अवस्था है जो 30 से 65 वर्ष की मानी जाती है। इरिकस का मत है, इनके अनुसार है कि इस स्थिति में प्राणी में जन्मकता की भावना विकसित होती है, जिसका तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचना और उस समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करना जिसमें वे लोग रहेंगे। मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत मनुष्यों की सामाजिक, प्राकृतिक और विकास पर सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 26वां प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंध क्या है? जिसका उत्तर है, क्लासिकल अनुबंध सीखने की एक विधि है जिसमें जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक को सामान्य उद्दीपक के साथ युग्मत किया जाता है। इस युग्मन से सीखने में मदद मिलती है। 27वां प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया क्या है? किसी उद्दीपन को देखकर की गई क्रिया को उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन उद्दीपक को देखकर मुंह में लार आना उद्दीपन अनुक्रिया है। जब किसी चीज को देखकर दूसरा चीज स्वयं प्रकट होने लगता है तो उसे उद्दीपन की अनुक्रिया कहते हैं। 28वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है? पारिस्थितिकी के सिद्धांत ऐसे तथ्य या नियम है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं और ये वातावरण के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसमें देखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। इन्हें पुनः जलीय और स्थलीय 2 भागों में बांटा जा सकता है। 30वां प्रश्न है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बालकों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता कराता है कि उनके लिए क्या उचित एवं अनुचित है। यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। 31वां प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। इसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर कराता है। 32वां प्रश्न है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? इन्होंने प्रथम एवं द्वितीय प्रयोग किस प्रकार किया? जिसका उत्तर है, स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन, अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है।
स्किनर ने प्रथम प्रयोग चूहे पर और द्वितीय प्रयोग कबूतर पर किया। आपका लास्ट प्रश्न है 33वां प्रश्न। सेकंड पेपर में हम लोग के 33 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें हम लोग लास्ट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 33वां, जिसमें है ब्रोफेनब्रेन के पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियों के नाम लिखिए। जिसका उत्तर है ब्रोफेनब्रेन के पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियां निम्नलिखित है, जिसे हम सीरियल वाइज देखते हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा है इकोसिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम, पांचवा है क्रोनो सिस्टम। आज के इस वीडियो में हमने होम साइंस के 33 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।